हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। गाइस, आपने देखा होगा कल के वीडियो में हमने लंग्स अर्थात हमारे फेफड़ों के बारे में बहुत डिटेल में जाना था कि हमारे फेफड़े किस तरीके से कार्य करते हैं, कौन से रंग के होते हैं, साथियों उनके कौन कौन से भाग है, उन भागों का कार्य क्या क्या है। साथियों, आपको मैंने बताया था कि हमारी फेफड़ों की जो कोशिका होती है साथियों, उसे एल्विओली कहा जाता है, यानी कि कूपिका कहा जाता है। उस कूपिका का कार्य भी साथियों हमने बहुत सारे डिटेल में पढ़ा था। गाइज, अब बात यह आती है कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र के ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो साथियों बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी तथ्यों के बारे में साथियों आज की क्लास में हम डिटेल में डायग्राम की सहायता से समझने वाले हैं। गाइज, सेशन में बहुत मजा आने वाला है, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। गाइज, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने हमारी वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखी तो जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी बातें आपको इसी क्लास में याद होने वाली है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। गाइज, मैंने आपको बताया कि हम भैया महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं हेडिंग लगा लेता हूं साथियों, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में साथियों हम सबसे पहले डायफ्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डायफ्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पर लिखिए डायफ्राम। अब साथियों बात यह आती है कि भैया ये डायफ्राम होता क्या है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उस डायग्राम की सहायता से समझने वाले हैं। देखिए भैया, ये क्या है साथियों? ये है भैया विंड पाइप, यानी कि ट्रेकिया। हिंदी में बोलूं साथियों तो वायु नली। इसके जस्ट ऊपर साथियों एक बॉक्स पाया जाता है और इस बॉक्स को क्या कहा गया है? लेरिक्स। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो देख ली साथियों तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो प्लीज बने रहना, लेकिन जाना मत कहीं पर भी। ये ऊपर साथियों लेरिक्स है, इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ये विंड पाइप जो अपनी ट्रेकिया होती है, इस ट्रेकिया के ऊपर होता है। फिर साथियों ये विंड पाइप ट्रेकिया दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसे क्या बोला जाता है साथियों? इसे बोला जाता है ब्रोंकाई। फिर ये आगे भी साथियों अलग अलग बहुत सारे भागों में कन्वर्ट होती है साथियों ब्रोंकाई। ये साथियों ये इस संरचना को कहा जाता है साथियों ब्रोंकियोल्स। विंड पाइप दो भागों में कन्वर्ट होती है ब्रोंकाई, यानी कि विंड पाइप ट्रेकिया का पहला विभाजन होता है साथियों ब्रोंकाई, और साथियों विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया का दूसरा विभाजन होता है साथियों ब्रोंकियोल्स। और ये भैया ब्रोंकियोल्स ये ब्रोंकाई का पहला विभाजन है। मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। फिर साथियों लास्ट में जिस प्रकार अंगूर के गुच्छे में अंगूर होते हैं साथियों, कुछ इस प्रकार से एक संरचना होती है। इस संरचना को कहा जाता है साथियों एल्विओली। एल्विओली हिंदी में कहा जाता है साथियों कूपिका। ये भैया ट्रेकिया का तीसरा विभाजन है, ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन है और ब्रोंकियोल्स का पहला विभाजन है। बात क्लियर है? अब हम लंग्स बना देते हैं। एक ये हमारा लंग्स हो गया,
और दूसरा भैया हमारा ये लंग्स हो गया। और यहाँ पर भैया हमारा हृदय जो हार्ट है वो रहता है। ये दायां फेफड़ा है और ये भैया बायां फेफड़ा है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, फेफड़ों के जस्ट नीचे एक संरचना होती है कुछ इस तरीके से। हमारे फेफड़ों के साथियों जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से एक संरचना होती है और इसी संरचना को कहा जाता है भाई साहब डायफ्राम। क्या कहा जाता है मित्र? डायफ्राम कहा जाता है। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि ये हमारे फेफड़ों का डायग्राम है और हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे कुछ साथियों इस तरीके से एक संरचना होती है, इसे कहा जाता है डायफ्राम। अब डायफ्राम के बारे में लिख लीजिए। पहली बात तो ये है साथियों कि जो डायफ्राम है ये भैया एक मांसपेशीय अंग है। ये एक मांसपेशीय अंग है। तो पहली बात क्या लिखेंगे? यह एक मांसपेशीय अंग है। दूसरी चीज क्या लिखेंगे साथियों? ये जो डायफ्राम है भैया ये थोरेसिक वाला पार्ट यानी कि थोरेसिक कैविटी और भैया एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। मैं लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि भैया थोरेसिक कैविटी क्या होती है और एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। थोरेसिक कैविटी व एब्डोमिनल कैविटी को डायफ्राम अलग करता है। साथियों, हमारे फेफड़े जिस खाली जगह में उपस्थित होते हैं उस खाली जगह को कहा जाता है साथियों थोरेसिक कैविटी। और साथियों, हमारा पेट जिस खाली जगह में उपस्थित होता है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। बात आपको समझ में आ गई? तो भैया थोरेसिक कैविटी एक्चुअली में कैविटी खाली हमारे शरीर में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन जिस खाली जगह में उपस्थित होता है साथियों उसे कहा जाता है क्रेनियम कैविटी। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, वो जिस कैविटी में यानी कि जिस खाली जगह में उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। यानी कि साथियों सीने में जो खाली जगह पाई जाती है भैया उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। और हमारे पेट में जो खाली जगह पाई जाती है साथियों उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो भैया ये जो फेफड़ों के जस्ट नीचे डायफ्राम वाला जो हिस्सा है ये भैया थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी वाले भाग को अलग अलग करता है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? अगर कोई आपसे पूछे कि थोरेसिक कैविटी क्या है तो भैया हमारे सीने में जो खाली जगह होती है उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है और हमारे पेट में जो खाली जगह होती है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। तो भैया डायफ्राम एक मांसपेशीय अंग है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। दूसरी बात समझ में आ गई। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं कि भैया इसका कार्य क्या है। तो ध्यान रखना इसका कार्य है भैया श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। साथियों ये छोटी सी लाइन है भैया लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है और भैया पहला ऑप्शन आ जाए आपके लंग्स। पहला ऑप्शन आ गया लंग्स, दूसरा आ गया साथियों ये डायफ्राम, तीसरा आ गया साथियों एल्वियोली और भैया चौथा आ गया ब्रोंकाई। बताओ क्या करके आओगे? हो गए ना कंफ्यूज? जैसे ही लंग्स दिखेगा आप टिक कर दोगे, लेकिन भैया ये गलत हो जाएगा। श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ये डायफ्राम करता है भैया श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य। इस वजह से कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। श्वसन दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है साथियों? डायफ्राम करता है।
अगर बात आपको समझ में आ गई हो तो ये बताओ, आगे चले और देखिए भैया, 3-4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जब हम श्वास लेते हैं तब हमारे फेफड़ों में हवा भरती है। देखिए, जब हमने श्वास लिया और जब हमने श्वास छोड़ा तब क्या क्या होता है। देखिए भैया, श्वास लिया तो फेफड़ों में हवा भरी, पहली बात तो ये हो गया भाई। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भरती है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो भैया फेफड़ों से हवा खाली होती है। फेफड़ों से हवा खाली होती है, दिख रहा है ना आपको? हाँ भाई, जैसे ही मैंने सांस लिया साथियों, मेरे फेफड़ों में हवा भरी और जैसे ही मैंने सांस छोड़ा तो साथियों फेफड़ों से हवा खाली हो गई। दूसरी बात, जैसे ही मैंने सांस लिया साथियों, मेरे फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है और जैसे ही मैं सांस छोड़ता हूं साथियों तो फेफड़ों का आकार घट जाता है। तो भैया दूसरी बात हम आकार की कर लेते हैं। इसमें आकार साथियों बढ़ जाता है, दिख रहा है आपको? हाँ, और भैया इसमें जो आकार है वो घट जाता है। दूसरी बात समझ में आ गई? अगर भैया मैंने सांस लिया और फेफड़ों का आकार बढ़ा तो भैया ये जो डायफ्राम है साथियों, ये नीचे की ओर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा भैया, क्योंकि फेफड़ों में हवा भरी, इसका आकार बढ़ा, इस पर प्रेशर लगेगा और साथियों ये डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा और जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं साथियों वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप श्वास लेते हो साथियों, नंबर 3 पर लिख लेना, तो जो डायफ्राम है साथियों, ये डायफ्राम दिख रहा है ना आपको? हाँ, नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। और भैया इस तरफ बात करें हम तो वापस जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो वापस जो डायफ्राम है यह अपनी स्थिति में आ जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है। बोलो भैया, आपको समझ में आया या नहीं आया? है भाई, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डायफ्राम क्या होता है तो बताओ आप उसका आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। साथियों डायफ्राम एक मांसपेशीय अंग है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। साथियों जब हम श्वास लेते हैं तो भैया हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है और फेफड़ों का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे हमारा जो डायफ्राम है साथियों वो नीचे की ओर धस जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो साथियों वापस अपनी जगह पर आ जाता है। बस इतनी सी बात है और मैंने कुछ नहीं बताया। ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि डायफ्राम साथियों उपस्थित होता कहाँ है। तो फेफड़ों के जस्ट नीचे भाई साहब डायफ्राम उपस्थित होता है। बात क्लियर है? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। हम ऐसे ही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो है। बोलो डायफ्राम समझ में आया? ओके भैया, अब आगे चलते हैं नंबर 2 पर। देखिए भैया, नंबर 2 पर हम बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में। अगर आप में से कोई भाई जानता है ब्रीथिंग क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। जल्दी जल्दी बताइए भैया, ब्रीथिंग क्या होता है? पता है आपको? किसी में से, आप में से किसी को पता है कि ब्रीथिंग क्या होता है? अगर नहीं पता तो बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। साथियों ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रीथिंग का मतलब क्या है साथियों, तो भैया है श्वास लेना व
श्वास छोड़ना। श्वास लेना और श्वास छोड़ना क्या कहलाता है साथियों? ब्रीथिंग कहलाता है। सांस लिया, छोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साथियों ब्रीथिंग। अब बात यह आती है साथियों कि भैया जब हम श्वास लेते हैं तो कौन कौन सी गैसें लेते हैं और छोड़ते हैं तो कौन कौन सी कितनी कितनी मात्रा में छोड़ते हैं। तो साथियों जब हम श्वास लेते हैं तो भैया हमारे जो वातावरण में उपस्थित गैसें हैं उन्हें ही तो लेते हैं। देखिए भैया कितने कितने प्रतिशत लेते हैं और श्वास छोड़ते समय। साथियों जो ऑक्सीजन है भैया वो तो लेते हैं हम 21%, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं 0.03%, और साथियों नाइट्रोजन लेते हैं हम 78%, और साथियों अदर गैसें लेते हैं जो कि कुछ नॉर्मल मात्रा में होती है, लेकिन मुख्य हम इन 3 गैसों को लेते हैं। जब साथियों हम श्वास छोड़ते हैं भैया तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं साथियों 16%, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं साथियों 3 से 4%, और भैया नाइट्रोजन छोड़ते हैं हम 78%। अभी आपको सिर्फ इस डाटा को ध्यान रखना है। एक बार देख लीजिए मैंने आपको कितना कितना बताया। जब हम श्वास लेते हैं साथियों तो वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये अधिक मात्रा में होती है साथियों, और इन्हें हम लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं 21% की मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% की मात्रा में, नाइट्रोजन लेते हैं 78% की मात्रा में। लेकिन जब हम वापस श्वास छोड़ते हैं साथियों तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं 16% की मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 3 से 4% की मात्रा में, और नाइट्रोजन छोड़ते हैं साथियों 78% की मात्रा में। बोलो दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई? आ गई? इतना डाटा आपको समझ में आया? अब देखिए साथियों जब हमने श्वास लिया तो भैया 21% ऑक्सीजन ली, लेकिन छोड़ी जब साथियों 16% छोड़ी। ये बाकी की 4 से 5% गई कहां? यह आपसे क्वेश्चन है मेरा। दूसरी बात, हमने ली साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जब तो 0.03% ली, लेकिन साथियों जब छोड़ी तो भैया 3 से 4% कहां से आ गई? कोई बता सकता है? अगर आपको पता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। साथियों जब मैंने आपको श्वसन की प्रक्रिया बताई थी साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कोशिका होती है, हमारी जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं के पास C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज होता है, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी का निर्माण किया जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई? सबसे पहले साथियों वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को हमने ली, नाक की सहायता से हमारे शरीर में प्रवेश करी। ये सभी गैसें साथियों हमारे शरीर में प्रवेश करी। नाक के बाद में फेरिक्स वाले भाग में गई। फेरिक्स जिसे हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है साथियों, भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है। इसके बाद में लेरिक्स में गई। लेरिक्स के बाद में साथियों आपकी विंड पाइप यानी ट्रेकिया में गई, वायु नली में गई। वायु नलिका के बाद में साथियों जो आपकी एयर है, जो वातावरण में उपस्थित जो वायु है भैया, वो हमारे फेफड़ों के पास गई, और फेफड़ों में साथियों हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को घोल करके ले गया, और किसके पास ले गया भैया? इस कोशिका के पास लेके चला गया। इस कोशिका के पास क्या था? ग्लूकोज था। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया गया। तो साथियों हमने श्वास तो ली 21% है, लेकिन भैया जो हीमोग्लोबिन है हमारे फेफड़ों में, जो ब्लड है, उस ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो भैया सिर्फ 4 से 5% ही ऑक्सीजन लेके गया। बाकी की जो 16% बची है वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी। बात यह आती है भैया, तो ऑक्सीजन तो कुछ इस तरीके से आई भाई, 21% थी, जिसमें से 4 से 5% इसे कौन लेके चला गया? हीमोग्लोबिन लेके चला गया। किसके पास? कोशिकाओं के पास लेके चला गया। उसने क्या किया? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया। अब ये कार्बन, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा भैया तो किसका निर्माण हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड साथियों 3 से 4% होती है। तो जो हम छोड़ते हैं साथियों वो कार्बन डाइऑक्साइड ये है।
अब साथियों कोशिकाओं के पास से हमारी नाक तक, हमारे फेफड़ों तक साथियों कौन लेकर के जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। कार्बनिक अम्ल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हीमोग्लोबिन और साथियों प्लाज्मा, ये सभी साथियों इस कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं। ये सभी साथियों हमारी कोशिकाओं से किसके पास लेके जाते हैं साथियों, फेफड़ों के पास से लेके जाते हैं और फिर साथियों फेफड़ों तक, फेफड़ों से हमारे शरीर से बाहर, जैसे जिस रास्ते से साथियों हमारे फेफड़ों में तक वायु आई है उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी। तो भैया कुछ ये कारण है कि ऑक्सीजन तो हमने 21% ली और भैया जब छोड़ी, जब 16% गई, 16% छोड़ी, ये 4 से 5% कहां गई, इस ग्लूकोज के पास आ गई। और भैया ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब जब हमने सांस छोड़ी तो भैया ये हमारे जो वायु थी उनके साथ आ गई, क्योंकि ली जब तो 0.03% थी, यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया इसके बदले में, तो ये भैया इसकी मात्रा बढ़ गई 3 से 4%। और साथियों नाइट्रोजन तो ऐसे कैसे ही है। तो बोलो आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? बताओ। अब भैया जी देखो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए भैया, नहीं आई है तो एक बार और बता देता हूं, अब लिख के बता रहा हूं। इधर देखना, ये वातावरण में उपस्थित वायु है। सबसे पहले नाक की सहायता से हमने इसे इनहेल की, नाक के बाद में कहाँ गई, फेरिक्स में गई, PHARYNX, भोजन और वायु का कॉमन पथ है। इसके बाद में साथियों ये वायु जाती है लेरिक्स में, LARYNX, उसके बाद में भैया विंड पाइप में, और विंड पाइप के बाद में साथियों लंग्स में। वातावरण में कौन कौन सी गैसें हैं, तो भैया ये सभी गैसें हैं। ऑक्सीजन तो है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नाइट्रोजन है भैया 78%। बात क्लियर है? ये सभी गैसें साथियों हमारे लंग्स तक पहुंच गई। आपके फेफड़ों में क्या होता है साथियों, आपके फेफड़ों में ब्लड होता है और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जितनी गैस आई है साथियों उसमें से सिर्फ ये हीमोग्लोबिन किसे लेकर गया, सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के गया। कहाँ लेकर के गया, कोशिका और उत्तकों के पास लेकर के गया। और बाकी की जितनी भी गैसें हैं साथियों वो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी। अब ये हीमोग्लोबिन किसे लेकर के गया, ऑक्सीजन को लेकर के गया। ऑक्सीजन का क्या काम लिया इन्होंने, तो भैया इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया। तो कितनी प्रतिशत, 21% में से साथियों हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन लेके गया, सिर्फ 4 से 5% लेके गया। इस वजह से साथियों जब हमने श्वास ली तो 21% ली, लेकिन जब छोड़ी तो भैया 16% ही छोड़ी, क्योंकि 4 से 5% ये हीमोग्लोबिन ले गया। बात क्लियर है? अब बात ये आती है साथियों कि हमने तो 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, लेकिन छोड़ी जब 3 से 4% छोड़ी तो ये इतनी प्रतिशत कहां से आई, 3 से 4% कहां से आया ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ था 3 से 4%। फिर इससे साथियों हीमोग्लोबिन की सहायता से, प्लाज्मा की सहायता से और साथियों कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बनिक अम्ल साथियों और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, उनके साथिया से साथियों इसका परिवहन किया गया कार्बन डाइऑक्साइड का और भैया हमारे फेफड़ों के पास लाया गया। और फेफड़े से साथियों जिस रास्ते से वायु आई थी उसी रास्ते से वापस भेज दिया। कहने का मतलब जब हम साथियों श्वास छोड़ते हैं तो भैया 3 से 4% ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस वजह से भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको बढ़ी हुई महसूस होती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटी हुई महसूस होती है। बोलो अब आपको समझ में आया नहीं आया? अब भी आपको समझ में नहीं आया साथियों तो फिर आपको समझ में आने वाला भी नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि जब हम श्वास छोड़ते हैं भैया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 3 से 4%। जब हम श्वास छोड़ते हैं साथियों तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो भैया 16% होती है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बात करते हैं। चले भैया आगे। ओके मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया देखिए भैया अब आपसे नंबर 3 पर क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में, यानी कि श्वसनी वर्णक के बारे में। अब ये श्वसनी वर्णक क्या है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि वह वर्णक कौन सा है जो रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई हवा हवा का मतलब क्या है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में घुमाता है। तो कौन है भैया ऐसा वर्णक जो रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई हवा को, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में घुमाता है? तो भैया कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन साथियों एक प्रकार का पिगमेंट भी है, वर्णक भी है साथियों, जो हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारी बॉडी का, यानी कि मानव शरीर का श्वसनीय वर्णक कौन सा है साथियों, तो हीमोग्लोबिन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक कौन सा है, तो क्या नाम बताओगे आप? हीमोग्लोबिन है। मैं लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि हमारी बॉडी का या फिर स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। ये क्या करता है साथियों? रेस्पिरेशन के थ्रू आई हुई साथियों, रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई जो वायु है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, उसे साथियों हमारी बॉडी में घुमाने का कार्य कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है भैया। हीमोग्लोबिन साथियों एक प्रकार का पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है। दूसरा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अर्थ्रोपोडा यानी कि ऑर्थोपोडा वह मोलस्क संघ का श्वसनीय वर्णक कौन सा है? बोलो भैया। श्वसनीय वर्णक का वही मतलब होता है साथियों जो रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई वायु को बॉडी में घुमाने का कार्य करता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखना है साथियों, हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन वर्णक है। कौन सा वर्णक है? हीमोसाइनिन वर्णक है। मैं आपको बता दूं साथियों, अर्थ्रोपोडा जो संघ है भैया, ये संसार का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का संसार का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का। और ये भैया दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ। जो रेलवे की एएलपी की एग्जाम हुई थी साथियों, लोको पायलट की, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो साथियों उसका राइट आंसर कौन सा था? अर्थ्रोपोडा संघ था। बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है साथियों, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी मोटी बातें आपको रटनी है। अगर स्तनधारियों का श्वसनीय वर्णक पूछे तो हीमोग्लोबिन है, अर्थ्रोपोडा और मोलस्क संघ का श्वसनीय वर्णक पूछे साथियों तो हीमोसाइनिन है। साथियों ध्यान रखना है, अर्थ्रोपोडा और मोलस्क संघ का जो ब्लड का जो ये संघ के जो ग्रुप के जो सदस्य हैं, उनका जो ब्लड होता है साथियों, उनका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कहने का मतलब अर्थ्रोपोडा संघ और मोलस्क संघ के जो प्राणी हैं, उनका ब्लड का रंग साथियों नीला होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। बात क्लियर है? तो यही है साथियों इसका श्वसनीय वर्णक भी हीमोसाइनिन। और हमारा ब्लड का रंग साथियों लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हमारा श्वसनीय वर्णक भी साथियों यही है। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात आपको समझ में आ गई है तो ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। मिटा दूं? ओके भैया।
अब देखिए भैया, नंबर 4 पर हम बात करते हैं साथियों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। नंबर 4 पर किसके बारे में बात करते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या फिर साथियों टिंडल वॉल्यूम, इसे टीवी भी कहा जाता है। श्वसनीय आयतन और भैया टिंडल आयतन। आपको पता है साथियों श्वसनीय आयतन कितना होता है? हमारे शरीर का श्वसनीय आयतन कितना होता है? अब सबसे पहले ये बात समझते हैं कि साथियों की श्वसनीय आयतन होता क्या है। तो ये सामान्य श्वसन में जितना हमने श्वास लिया, जितना हमने श्वास लिया और जितना हमने श्वास छोड़ा, उस आयतन को श्वसनीय आयतन कहा जाता है। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं। बात यह आती है साथियों कि हम एक बार में कितना सांस ले सकते हैं और कितना छोड़ सकते हैं। वही क्या है साथियों? हमारा श्वसनीय आयतन है। तो भैया एक बार में हम लगभग 500 ml श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। यह हमारे फेफड़ों का आयतन है, भराव क्षमता है एक बार की। बात क्लियर है? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो ये बताओ, छोटी सी बात थी, आ गई? और देखिए साथियों बात यह आती है कि भैया हम एक बार में नहीं, 1 मिनट में कितने बार श्वास लेते हैं? पता है आपको? जो वयस्क होता है साथियों वो 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, और जो बच्चा होता है वो भैया 1 मिनट में कितने बार श्वास लेता है? अगर आपको पता है भैया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ भैया बताओ, बताओ, मैं बता देता हूं। अगर आपको पता है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। 12 से 16 बार साथियों 1 मिनट में जो वयस्क व्यक्ति होता है वो सांस लेता है। कई कई पुस्तकों में साथियों 16 से 18 भी दिया हुआ होता है। लेकिन साथियों मैं बात करूं बच्चे की तो भैया 1 मिनट में लगभग 20 बार श्वास ले लेता है। बोलो ये आंकड़ा आपको समझ में आया नहीं आया? ये आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों ये क्वेश्चन कि भैया 1 मिनट में एक वयस्क व्यक्ति कितनी बार श्वास ले सकता है? तो ध्यान रखना है 12 से 16 बार ले सकता है। और बच्चा कितनी बार ले सकता है भैया? तो बच्चा ध्यान रखना है आपको साथियों कितनी बार ले सकता है? 20 बार ले सकता है। बोलो आ गई बात समझ में? मिटा दूं? ओके भैया। अगली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भैया अब क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का श्वसनीय ईंधन कौन सा है? लिख लेना, 4-5 बातें बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बात है, आपसे डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। हमारे शरीर का श्वसनीय ईंधन कौन सा है? तो ईंधन कौन है भैया? ईंधन है भैया ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो टूटता है साथियों, ऑक्सीजन तोड़ता है, इस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का श्वसनीय ईंधन कौन है तो ग्लूकोज है। बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? और देखिए हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा कौन है? तो ऊर्जा मुद्रा कौन है? एटीपी है।
मैंने आपको बताया साथियों कि C6H12O6 इसको जब ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा बनती है भैया वो एटीपी के रूप में बनती है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा कौन है भैया? ये एटीपी है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? तीसरी बात देखिए भैया, तीसरी बात यह आती है साथियों कि भैया श्वसन तंत्र को हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है? बताओ भैया, आपका जो श्वसन तंत्र है साथियों, इसको ब्रेन का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करने का कार्य करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, मेडुला ओब्लोंगाटा। ये मेडुला ओब्लोंगाटा साथियों हमारा जो पश्च मस्तिष्क है उसका एक उपभाग है, ये भाग है हम कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि श्वसन की प्रक्रिया को, श्वसन की प्रक्रिया को ब्रेन का कौन सा हिस्सा, क्वेश्चन है साथियों ये सभी, कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है भैया? पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली करेगा। श्वसन की प्रक्रिया की बात करें साथियों तो पोन्स वेरोली करेगा, और भैया श्वसन तंत्र की बात करें तो मेडुला ओब्लोंगाटा करेगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्वसन की क्रिया का साथियों अंतिम उत्पाद कौन सा है? श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है? जब साथियों मैं तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको मेडुला ओब्लोंगाटा और साथियों पोन्स वेरोली के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। फिलहाल आपको ये नाम याद रखने हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो भैया ये सारी प्रक्रिया ही श्वसन की क्रिया है। मैंने आपको बताया था कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लूकोज को तोड़कर साथियों ऊर्जा का निर्माण करना। तो भैया इसका अंतिम उत्पाद क्या क्या होएगा वो देखिए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी। ये श्वसन की क्रिया का साथियों अंतिम उत्पाद है। बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया। और देखिए भैया एक क्वेश्चन और आता है कि श्वसन की क्रिया का मापन कौन करता है? इधर लिख देता हूं दूसरे पेन से। श्वसन की क्रिया का मापन, श्वसन की क्रिया का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो भैया स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से भैया ध्यान रखना है आपको, श्वसन की क्रिया का मापन किया जाता है। साथियों एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको साथियों ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये बता दीजिए। साथियों अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है तो गारंटी है साथियों 100 में से 100% आपको ये कहानी जरूर समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ये सारे के सारे ही क्वेश्चन साथियों किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं फटाफट। हमारे शरीर का श्वसन ईंधन कौन है? ग्लूकोज है भैया। ये ग्लूकोज ही तो टूट रहा है भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाकर के ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो श्वसन ईंधन यही तो हुआ।
हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी रही भैया। श्वसन तंत्र को हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और भैया श्वसन की प्रक्रिया को ब्रेन का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है? तो ध्यान रखना पोन्स वेरुलाई। श्वसन की क्रिया को तो पोन्स वेरुलाई, श्वसन तंत्र को मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन था कि श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है? ये भैया श्वसन की क्रिया ही तो है। श्वसन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य था ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करना। तो भैया इस क्रिया का अंतिम उत्पाद ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि श्वसन की क्रिया का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये स्पायरोमीटर यंत्र से किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे, सभी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है भैया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं, मिटा दो भैया, ओके। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं तो सोच रहा था साथियों ये तो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन भैया ये तो आज होने वाला नहीं है, क्योंकि भैया श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां है भैया वो बहुत सारी है। तो उनके बारे में साथियों हम अलग से एक क्लास में पढ़ने वाले। जितने भी श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है भैया उनके बारे में अलग डिटेल से हम पढ़ेंगे एक क्लास में। बोलो इतना समझ में आया आपको? आगे चले भैया। देखिए भैया अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनमें से स्टार लगा लेना और अच्छे से समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों कि भैया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ध्यान रखना साथियों 97% तो करता है भैया हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन को साथियों जब आप तोड़ करके देखोगे तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों में टूटता है, एक है HEAMO हीमो, और एक टूटेगा साथियों ग्लोबिन में। ये हीमो क्या है? ये आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है। और ये ग्लोबिन क्या है साथियों? ये भैया प्रोटीन है। तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन का परिवहन लगभग 97% कौन करता है? ये हीमो करता है, हीम करता है, ये हीम करता है भैया। ये आयरन कंपाउंड करता है हीमोग्लोबिन में। ये मैंने कहा हीमोग्लोबिन को जब आप तोड़ करके देखोगे तो दो शब्दों में टूटता है, एक टूटता है हीम में और एक टूटता है ग्लोबिन में। ग्लोबिन है साथियों प्रोटीन और हीम है भैया आयरन कंपाउंड। तो ये जो आयरन कंपाउंड है साथियों हीम, ये भैया इस ऑक्सीजन का 97% परिवहन करता है। और 3% कौन करता है भैया? 3% करता है भैया प्लाज्मा। ये प्लाज्मा साथियों हमारे ब्लड में 55% की मात्रा में उपस्थित होता है। बोलो सीधी सी भाषा में आपको समझ में आया नहीं आया? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो भैया हीमोग्लोबिन में जो हीम है, जो आयरन कंपाउंड है, ये भैया 97% तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और भैया 3% जो भैया क्या बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि ब्लड में पाई जाती है 55% की मात्रा में ये करती है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? और देखिए भैया अब बात करते हैं साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की। तो भैया लगभग 5 से 7% तो कौन करता है भैया? ये करता है प्लाज्मा। 5 से 7% कौन करता है साथियों? प्लाज्मा करता है भैया। और देखिए भैया और बात करते हैं साथियों 20 से 25% की, तो कौन करता है? आपने सुन रखा होगा हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है भैया? हीमोग्लोबिन करता है। वही साथियों हीमोग्लोबिन दो भागों में बटा होता है, एक है हीम और एक है भैया ग्लोबिन। तो हीम वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है? ये आयरन कंपाउंड है। इसने तो भैया ऑक्सीजन का परिवहन किया जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन भैया ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ये भैया 20 से 25% किसका परिवहन करता है?
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। बोलो आपको बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ भैया। इसे साथियों दो नामों से जाना जाता है। इसे भैया दो नामों से जाना जाता है। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मैं लिख देता हूं, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक है साथियों कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। एक कौन सा है साथियों? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। एक कौन सा है भैया? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। मैंने आपसे कहा इसे दो नामों से जाना जाता है साथियों, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इससे भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन वाला पार्ट परिवहन करवाता है तब। साथियों ग्लोबिन क्या है? ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ये एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। तो ध्यान रखना है साथियों, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन सी प्रोटीन करवाती है, तो भैया ग्लोबिन करवाती है। मैंने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन सी प्रोटीन करवाती है, तो भैया ग्लोबिन प्रोटीन करवाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और कौन कौन करता है, तो देखिए प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़ जाते हैं तो भैया प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में साथियों एमिनो एसिड भी आ सकता है, पेप्टाइड बंध भी आ सकता है। बात क्लियर है? ये साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा था नीट में। तो ये इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना। ऑप्शन में ग्लोबिन प्रोटीन आ सकता है, एमिनो एसिड आ सकता है, पेप्टाइड बंध आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसे साथियों दो नामों से जाना जाता है। एक जाना जाता है साथियों कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक जाना जाता है साथियों कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इतनी बात क्लियर है? तो अब बचा हुआ कितना पार्ट साथियों? लगभग 70%। और इसका परिवहन कौन करता है? तो देखिए भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में साथियों जल मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो भैया ये कार्बनिक अम्ल करता है। जब कार्बनिक अम्ल को साथियों उस एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो ये दो भागों में टूटता है। एक टूटता है H+ और एक टूटता है साथियों H+CO3-। तो साथियों ये क्या है? ये है भैया कार्बोनेट। ये कार्बोनेट का सूत्र है। तो कार्बोनेट भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, कार्बनिक अम्ल भी हो सकता है। और साथियों जब इस कार्बोनेट के साथ में Na की सोडियम जोड़ दिया जाए साथियों तो NaHCO3 हो जाएगा। ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है भैया बाइकार्बोनेट का। तो बोलो आपको ये सारी कहानी समझ में आई या नहीं आई? ये है भैया आपके ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। एक बार और सुनिए, ऑक्सीजन का परिवहन 97% तो साथियों हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला भाग है, जो आयरन कंपाउंड है, ये वाला करता है। सॉरी। और 3% साथियों आपका जो ब्लड है उस ब्लड में प्लाज्मा होता है, 55% ये करता है। ये बात तो हो गई ऑक्सीजन की। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो 5 से 7% साथियों प्लाज्मा करता है, जो कि ब्लड का 55% भाग है ये वाला। 20 से 25% करता है साथियों हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, यानी कि ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ये ग्लोबिन वाला पार्ट करता है साथियों। अब क्वेश्चन साथियों कुछ भी आ सकता है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। साथियों प्रोटीन किस किस से मिलकर के बनी होती है? तो जब एमिनो एसिड बहुत सारे पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़ जाते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं, तो वो भैया प्रोटीन कहलाती है। तो आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबिन आ सकता है, प्रोटीन आ सकती है, एमिनो एसिड आ सकता है, पेप्टाइड बंध आ सकता है। ऑप्शन में इनमें से एक करके आना है। इसे साथियों दो नामों से जाना जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। बात क्लियर है? तीसरी बात यह है साथियों कि लगभग 17% में भैया कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में मिल जाते हैं तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह सूत्र होता है साथियों कार्बनिक अम्ल का H2CO3। यह है कार्बनिक अम्ल का सूत्र। जब यह H2CO3 साथियों जब एंजाइम की उपस्थिति में टूटा जाता है तो यह H+ में और H+CO3- में टूटता है। H+CO3- ये कार्बोनेट का सूत्र है। और साथियों जब इस कार्बोनेट के साथ में सोडियम और जोड़ दिया जाता है तो बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है।
तो साथियों लगभग 70% बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या कार्बनिक अम्ल में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। दो बार मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, आज यहीं तक रखते हैं साथियों। तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया, बोलो भैया क्या समझ में नहीं आया आपको। आ गया ना सब कुछ, दो तीन बार बताया है मैंने, आना चाहिए समझ में। इतने आसान तरीके से, इतनी सीधी लैंग्वेज में कोई नहीं बताता भैया। तो कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लो यार, हम कोई बड़े बाप की औलाद तो है नहीं है कि भैया एसी कूलर एसी लगा के वीडियो शूट कर ले कोई डिजिटल बोर्ड पर। आप देख सकते हो हमारी मेहनत, पसीने आ रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ही है साथी, और किसी के लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भैया वीडियो शूट करने में, एडिटिंग करने में और अपलोड करने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है तो भैया यहाँ पर जुड़ने का कोई मतलब वाली बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि अगर जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका मतलब यह है साथियों किसका संबंध, यानी कि आपका संबंध कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।